आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार अक्टूबर का महीना दुनिया के तमाम देशों में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर समर्पित है। इस महीने स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन पे जोर दिया जाता है कि शुरुआती स्तर पर ही पता लग जाए कि अमुक महिला को स्तन कैंसर है या नहीं। जब मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सर्च करना शुरू किया तो मुझे WHO की वेबसाइट पर 2008 की एक रिपोर्ट मिली। जी, 2008 की रिपोर्ट, और उसके जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। साल 2008 में 13 लाख नए केसेस स्तन कैंसर के सामने आए थे और 4,58,000 जो मौत हुई थी वो केवल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अब तक का सबसे आम कैंसर जो है महिलाओं में पूरे विश्व में माना जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल विकसित देशों में हो, ये विकसित और विकासशील दुनिया भर के देशों में ये कैंसर बहुत आम है। फिलहाल इसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए हमने सोचा कि अक्टूबर का महीना भी है और हेलो डॉक्टर में हमको आपकी सेहत की चिंता भी, इसलिए इस बार बात क्यों ना ब्रेस्ट कैंसर पर ही की जाए। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज के कार्यक्रम में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है, क्या इसका संबंध आपकी लाइफस्टाइल से भी है, ऐसा कब होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या है वो लक्षण जो इशारा करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ, आपको कब सचेत हो जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, क्या पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है। तमाम बातों की जानकारी आज के हेलो डॉक्टर में हम आपको देंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष शर्मा। डॉक्टर मनीष शर्मा राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। पिछले कई सालों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं और आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए उन्होंने समय निकाला है। डॉक्टर मनीष शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। इससे पहले भी आप आज तक रेडियो के प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, लेकिन हेलो डॉक्टर में ये पहला मौका है जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आपका विशेष रूप से स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वंडरफुल शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मनीष शर्मा, अक्टूबर का महीना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि WHO के मुताबिक दुनिया भर के देश इसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में समर्पित करते हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप कैंसर की इम्पोर्टेंस के लिए, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए एक महीना डेडिकेट कर दें? इसका सीधा सीधा रीज़न हम अगर देखें तो इस चीज़ से है कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। खासतौर से अगर शहरों में देखा जाए, अर्बन जगहों में देखा जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स। दूसरा कैंसर जो महिलाओं में मोस्ट कॉमन है इन रूरल एरियाज, इट इज सर्वाइकल कैंसर, या फिर हिंदी में जिसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर कहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर को हम लोग इसलिए डेडिकेट करते हैं सो दैट इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, इससे बचने के तरीके के बारे में हम लोगों को बता सकें, इसके अंदर क्या क्या रिसर्च चल रही है, क्या क्या नया ट्रीटमेंट आया हुआ है, उसके बारे में बताया जा सके। और इस साल का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का थीम है गिव होप एंड सेव लाइफ। ब्रेस्ट कैंसर अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो मरीज का बिल्कुल जड़ से खत्म होकर कैंसर ठीक होने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। और इसी तरीके से जब ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज अर्ली स्टेज से लेट स्टेज के अंदर पहुंच जाती है तो उनके ठीक होने का, जड़ से खत्म होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में डेडिकेट करते हैं सो दैट द पेशेंट्स दे हैव मोर अवेयरनेस एंड दे नो हाउ टू प्रिवेंट इट एंड हाउ टू स्क्रीन द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है डॉक्टर शर्मा,
जो मैं आंकड़े पढ़ रहा था चौंकाने वाले तो हैं ही कि इतने लाख कैंसर के पेशेंट्स हर साल आते हैं, इसमें ब्रेस्ट कैंसर का आंकड़ा तो बहुत बहुत ज़्यादा है। मेरा सवाल है कि रिस्क फैक्टर कितना होता है? मतलब एक महिला को जो सामान्य जनजीवन जी रही है उसके भीतर कितना रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर हो जाने का? तो आपने जैसे बोला कि ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं ऑडियंस को ये चीज बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर ऑल्दो बहुत ही रैम्पेंट है, बहुत ही कॉमन है फीमेल्स के अंदर, लेकिन एक जो अच्छी चीज है, एक जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि अगर पिछले 40 साल में हम लोग अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर से जो डेथ्स होती हैं महिलाओं में वो ऑलमोस्ट 40% कम हो गई हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो नॉर्मल अगर आप किसी भी फीमेल के ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क के बारे में जानना चाहेंगे तो 1 in 16 का एक आंकड़ा निकल के सामने आता है रिस्क फैक्टर का, जो कॉमन फीमेल्स के अंदर रिस्क रहता है। अच्छा, और इसका अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, कैसे पता लगे कि हाँ ये जो सिम्टम है मुझे ये ब्रेस्ट कैंसर का ही है? कैसे शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसके? तो इसमें दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जान लेनी। एक तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के और क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि आपने सिम्टम्स के बारे में पहले बात की है तो हम लोग सिम्टम्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो किसी भी महिला या किसी भी माता या बहन के अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई भी गांठ नजर आती है या फिर आर्म पिट यानी कि अंडर आर्म्स जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके अंदर कोई भी अगर गांठ नजर आ रही है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। कोई भी नेचुरल ब्रेस्ट की शेप के अंदर कोई भी अगर चेंज आता है या साइज के अंदर कोई भी चेंज आता है तो वो भी एक अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। इसी तरीके से अगर माताओं या बहनों के निपल में से कोई डिस्चार्ज हो जाता है या डिस्चार्ज नॉट मिल्क बट ब्लड या फिर कोई और कलर का डिस्चार्ज जिसे हम इंग्लिश में सीरस डिस्चार्ज कहते हैं या ग्रीनिश डिस्चार्ज कहते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसी तरीके से रिसेंटली अगर ब्रेस्ट के ऊपर कोई डिम्पल आ गया है या निपल के साइज या शेप के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर का एक अर्ली सिम्टम होता है जिसके बारे में माताओं और बहनों को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है डॉक्टर मनीष शर्मा कि क्या जो गांठ वाली स्पेशली बात है, मैं उस पर आना चाहूँगा, क्या ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स या ब्रेस्ट कैंसर का होना ज़्यादातर उन्हीं महिलाओं में होता है जो शादीशुदा होती हैं जिनके बच्चे हो चुके होते हैं, या फिर नॉर्मल भी अविवाहित महिलाओं में भी ये हो सकता है? एक गांठ को लेके एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए कि ज्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठें होती हैं वो पेनलेस होती हैं, उनमें दर्द नहीं होता है जब तक कि वो बहुत बढ़ ना जाए, बहुत बढ़ के और जब तक उनकी स्टेज नहीं बढ़ जाती। तो ज्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठें होती हैं वो पेनलेस होती हैं, इसीलिए माताओं और बहनों को लगता है कि शायद ये कुछ भी नहीं है और वास्तविकता में वो एक ब्रेस्ट कैंसर की गांठ होती है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी, मेरा सवाल ये था, क्या ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स आपने बताए, स्पेशली गांठ वाला जो सिम्टम है, क्या ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं उन्हीं महिलाओं को ज़्यादा होती है जिनके बच्चे हो चुके होते हैं, या फिर नॉर्मल भी ये हो सकता है? तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स को दो तरीके के रिस्क फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि आपको अपनी फैमिली में होने के कारण मिले हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, और दूसरे रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाइबल हैं, जो कि चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है वो एज के साथ बढ़ता है। ज्यादातर महिलाओं में ये रिस्क 50 साल की एज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गेटिंग ओल्डर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर विच इज, जो कि हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, इट इज नॉन मॉडिफाइबल। इसी तरीके से कुछ
जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, कुछ हमारे पारिवारिक वांछनुगत जिनको बीमारियां बोलते हैं, जैसे BRCA1 और BRCA2 दो ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जिनको अगर आप कैरी कर रहे हैं, जो अगर आपके ब्लड में है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क लगभग 60 से 70% हो जाता है। ये भी एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर अर्ली मेंस्ट्रुअल, अर्ली मिनार्की एंड लेट मेनोपॉज जिसको हम लोग बोलते हैं। कुछ माताओं और बहनों को माहवारी जो होती है वो थोड़े टाइम के बाद बंद होती है, 50-55 साल के बाद बंद होती है, नॉर्मल एज से ज्यादा दिनों तक बंद होती है। तो ये भी एक अर्ली मिनार्की एंड लेट मेनोपॉज जो है रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। इसी तरीके से अगर आपके फैमिली के अंदर कुछ रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो भी आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, क्योंकि अगर आपने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, या फिर आपकी उम्र 50 से ऊपर हो रही है, या अर्ली मेनार्की लेट मेनोपॉज हो रहा है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। इसी तरीके से कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने पूछा था कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। कुछ एक महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं, तो जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दी ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप 30 इयर्स के बाद पहली प्रेगनेंसी अगर अपने शरीर में लाते हैं, पहली प्रेगनेंसी की एज अगर आपकी 30 इयर्स से ज्यादा है, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर होने का एक रिस्क को बढ़ाती है, क्योंकि ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ये अपने हाथ में है। इसी तरीके से कुछ महिलाएं और बहनें हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट लेती हैं, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड होते हैं मेनोपॉज के बाद, तो वो भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। कुछ लोग ओबेज होते हैं, ओवरवेट होते हैं। महिलाओं में ओबेसिटी और ओवरवेट होना एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ठीक है डॉक्टर मनीष शर्मा, इसको फिर डायग्नोस कैसे करते हैं आप? मान लीजिए कोई आपके पास आया, कैसे पता लगता है कि भाई फला व्यक्ति को ये ब्रेस्ट कैंसर ही है? तो ज़्यादातर जो फीमेल माताएं और बहनें जो हमारे यहाँ पे आती हैं, वो ना तो बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर आती हैं, ना ही बहुत ही लेट स्टेजेस के अंदर आती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स सेकंड या थर्ड स्टेजेस के अंदर हम लोगों के पास आते हैं। तो ज़्यादातर महिलाएं एक ब्रेस्ट लंप के साथ आती हैं, या फिर निपल में डिस्चार्ज के कारण, या फिर ब्लड फ्रॉम द निपल के कारण आती हैं, निपल में से ब्लड आने के कारण आती हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए हम लोगों को दो तरीके के इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आपको ये पता लगाना है कि इस ब्रेस्ट कैंसर का क्या टाइप है, और नंबर 2, आपको ये पता लगाना है कि इसकी क्या स्टेज है। तो पहले के लिए, यानी कि क्या टाइप है उसका कैंसर का, उसके लिए हम लोग एक बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा लेके और उसको हम लोग जांच के लिए माइक्रोस्कोप में भेजते हैं देखने के लिए। बहुत ही ज्यादा ये मिथ है, बहुत ही ज्यादा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप बायोप्सी करते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है या फैल जाती है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि बिना बायोप्सी के आप ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। एक बार ये जब कंफर्म हो जाता है कि बायोप्सी के बाद ब्रेस्ट कैंसर है, फिर सेकंड स्टेप हम लोग करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज क्या है। स्टेजिंग करने के लिए हम लोग पूरी बॉडी का स्कैन करते हैं, जिसमें कि कई बार डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई या फिर पेट सीटी स्कैन होल बॉडी, इस तरीके की कुछ जांचें हैं जिनसे हम लोग स्टेज का पता लगाते हैं। जब आपका एक स्टेज और एक टाइप का पता लग जाता है, फिर आप ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शर्मा, बहुत विस्तार से आप बता रहे हैं कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर और कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, लौटूंगा तो बात करूंगा इसके ट्रीटमेंट की। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है,
उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आज तक रेडियो आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर। इस पॉडकास्ट में हम किसी बीमारी पर बात करते हैं और किसी डॉक्टर एक्सपर्ट से हम बात करके जानते हैं कि उसका निदान आखिर होता कैसे है और कैसे आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं। आज हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर मनीष शर्मा। डॉक्टर मनीष इस समय कंसल्टेंट के पद पर हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर में, और पिछले कई सालों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था वापस लौटूंगा तो बात करूंगा ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो वही सवाल मेरा कि कैंसर के ट्रीटमेंट से लोग डरते हैं, कहते हैं कि कीमोथेरेपी में मतलब जान निकल जाती है, और वाकई में मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है, आपके बाल वगैरह सब उतर जाते हैं और एक तरीके से नया जीवन ही वो आप दोबारा जीते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, जब कोई भी पेशेंट हमारे पास कैंसर के लिए इलाज के लिए आते हैं तो सबसे पहला स्टेप बायोप्सी होता है। बायोप्सी के बाद सेकंड स्टेप पे हम लोग उसकी बीमारी की स्टेजिंग करते हैं, स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, जिसमें हम लोग पेट स्कैन या सीटी स्कैन करते हैं। एक बार स्टेजिंग वर्कअप हो जाने के बाद ब्रेस्ट कैंसर का इलाज के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत होती है, जिसके अंदर सर्जन का एक बहुत ही अहम रोल रहता है, जो कि सर्जरी करके ब्रेस्ट की गांठ को निकालते हैं। सर्जरी करके ब्रेस्ट की गांठ को निकालने के बाद कीमोथेरेपी का रोल आता है। कीमोथेरेपी के बाद फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट, यानी जिसको आम भाषा में सिकाई बोली जाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर डेवलपमेंट जो आया है, वो एक टारगेटेड थेरेपी के रूप में हम लोग कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो सेल होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, उसके ऊपर 3 अलग अलग प्रकार के टारगेट होते हैं, जिसको आप एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, इनको ब्लॉक करने के लिए आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ, बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का जो डेथ का रिस्क जो आज से 40 साल पहले लगभग 40% होता था, वो आज के डेट में, आज के दिन कम होके बहुत कम रह गया है। तो ये जो टारगेट थेरेपीज होती हैं, ये जो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है, ये जो कीमोथेरेपी होती है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सपोर्टिव केयर की मेडिसिन इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो आपने बताया कि पेशेंट को बहुत परेशानियों से जूझना पड़ता है, तो परेशानियां कम करने के लिए बहुत सारा इलाज आज की डेट में अवेलेबल है। बाल जो जाने की आपने बात कही, बाल पेशेंट्स के मैं मानता हूं कि चले जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पेशेंट के 100% पेशेंट के बाल वापस आ जाते हैं जी। नंबर 2, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि लोगों ने बहुत सुना होगा कि कीमोथेरेपी से उल्टियां आती हैं, तो आजकल बहुत सारी अच्छी उल्टियों की दवाई भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को वॉमिटिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। बहुत ही अलग अलग तरीके की सर्जरीज अवेलेबल हैं, जिसके कारण आप अपना पूरा ब्रेस्ट का जब आप पार्ट निकाल देते हैं तो उसका रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप नॉर्मल लुकिंग बिल्कुल हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। एक बात और यहाँ पर मेरे जहन में जो उठ रही है वो ये, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत मेरे करीबी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और वो उससे उबरे हैं। कितने समय तक ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाने के बाद, रेडिएशन, आपकी कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन हो गई, कितने समय तक आपकी दवाइयाँ चलती हैं? पहला सवाल तो मेरा ये, और इसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये भी, वापस उसको हो जाने का रिस्क कितना रहता है? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इसीलिए हम लोग लेके आए हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आप बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो अगर स्टेज 1 की मैं बात करूं तो लगभग 90% चांस ये रहता है कि पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाएंगे और बीमारी वापस नहीं आएगी। इसी तरीके से ये जो चांस है ये घट के लगभग 60% रह जाता है अगर आप लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, सो दैट द पेशेंट्स दे कम टू अस अर्ली फॉर द ट्रीटमेंट।
और जो आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो लगभग ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन 6 महीने से लेके 1 साल तक वेरी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ब्रेस्ट कैंसर का क्या टाइप है, उसकी क्या स्टेज रही है और उसके अंदर टारगेटेड ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। तो जिन पेशेंट्स में टारगेटेड ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लगभग उनका ट्रीटमेंट 1 साल तक चलता है। जिन पेशेंट्स में टारगेटेड ट्रीटमेंट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, उनमें ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने के लिए चलता है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है डॉक्टर शर्मा कि एक बार आप ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो गए, उसके बाद आपकी दवाइयाँ चली, आप ठीक हो चुके हैं, क्या आपको और बाकी इन्फेक्शंस, यानी जो बोलते हैं ना एक के साथ 4 बीमारियां चिपकी हुई चली जाती हैं, तो क्या आपको बाकी इन्फेक्शंस होने के खतरे बढ़ जाते हैं? जिस टाइम पे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए कीमोथेरेपीज करते हैं, उस टाइम पे पेशेंट्स का इन्फेक्शन का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हम लोग कुछ प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट्स भी देते हैं सो दैट इन्फेक्शंस पेशेंट्स को नहीं हो। एक बार जब ट्रीटमेंट आपका ओवर हो जाता है, तब आप ऑलमोस्ट नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो ट्रीट होके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको भी अपना रिकरेंस अवॉइड करने के लिए, या अगर रिकरेंस होता है तो वो जल्दी पता लगाने के लिए हमारे पास रेगुलरली फॉलोअप के लिए आना जरूरी रहता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जिनके अंदर हेरिडिटरी BRCA1 और 2 म्यूटेशंस होती हैं, उनके अंदर ओवेरियन कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो हम लोग डॉक्टर लोग उसके बारे में उनको गाइड भी करते हैं। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि इसको कम कैसे किया जा सकता है? आपको रिस्क जो है, इस रिस्क फैक्टर को आप कम कैसे करें कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना? तो जैसे मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे, तो इसी तरीके से जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल, तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को आप कम नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया था। फिजिकली अगर आप इनएक्टिव हैं तो आप एक्टिव रहें, फिजिकली एक्टिव रहें। ओबीज हैं तो आप अपना वेट रिडक्शन करके नॉर्मल BMI में लेके आने की कोशिश करें। इसी तरीके से अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फीमेल्स के लिए टू हैव अ ब्रेस्ट कैंसर। तो डोंट ड्रिंक अल्कोहल और लिमिट अल्कोहल इफ यू कैन। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। कुछ लोगों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जरूरत पड़ती है और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसके रिस्क के बारे में और फायदे के बारे में डॉक्टर से जानकारी करके और तभी उसको लें, अपने आप से उसको ना लें। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, उसके रिस्क को डिक्रीज कर सकते हैं। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि प्रेगनेंसी 30 इयर्स से अगर ज्यादा की एज पे हो रही है, पहली प्रेगनेंसी, तो रिस्क फैक्टर है, तो इसको भी आप कोशिश करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ यहाँ पर जो मैं बहुत देर से मेरे जहन में थी और मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन बार बार मैं रुक रहा था, और अब प्रोग्राम के मैं एंड में हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ पूछ लेता हूँ आपसे। वो ये कि कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी, हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी एंजेलिना जॉली हैं, मतलब उन्होंने ब्रेस्ट हटवा ली थी अपने, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। मैं उस संदर्भ में जानना चाह रहा हूँ, क्या वो कौन सी स्टेज होती है और क्या उसके बाद आप सुरक्षित रह पाते हैं? तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मेरे ख्याल से इसके बारे में जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। इसको हम लोग इनफैक्ट पहले भी पूछ सकते थे। तो BRCA1 और 2 एक ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन है जो अगर आपके शरीर में है, अगर आपके ब्लड के अंदर वो म्यूटेशन है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क लगभग 60-70% हो जाता है। तो इसी संदर्भ में जैसे आपने एंजेलिना जोली जी का नाम लिया, तो उनकी मदर से उनको ये जीन इनहेरिटेड वे में उनको ब्लड में आई थी। तो जो भी ये म्यूटेशंस होती हैं आपको अपने मदर और फादर से आपको मिलती हैं, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो जब आपको पता है कि लगभग 60 या 70% आपका चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो आप इसको ब्रेस्ट को हटवा सकते हैं। इसको टेक्निकल टर्म्स में रिस्क रिडक्शन मेस्टेक्टमी बोलते हैं। और साथ में आप ओवरीज को भी आप निकलवा सकते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बायलैटरल सैल्पिंगो ओवेरेक्टमी बोलते हैं। क्योंकि अगर आप BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस आपके अगर शरीर में हैं, आपके ब्लड में हैं, तो लगभग 60 से 70% चांस आपके ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने का रहता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे आप लगभग आपके ब्रेस्ट कैंसर ना होने के रिस्क को 95% तक कम कर सकते हैं। 0% फिर भी नहीं होता है, लगभग 95% आपका रिस्क कम हो सकता है। ठीक है। और डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मेरा अंतिम सवाल आपसे, ये क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। लेकिन जिन पुरुषों में ये BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कि एंजेलिना जोली जी के केस में था, तो उन पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस काफी बढ़ जाता है। अदरवाइज पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर यूजुअल आमतौर पे नहीं देखा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष शर्मा, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें बताया कि कैसे हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में, क्यों जागरूकता ज़रूरी है और कैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए बता सकते हैं कि अगर हमें कैंसर की संभावना है तो आपको भी हो सकती है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। यदि आप भी डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर भेजें अपने नाम और पते के साथ। अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।